चल शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया कि तीन तरह के सॉल्यूशंस हमें अलग से पढ़ने हैं। पहला, सॉलिड इन लिक्विड। इसमें हमने देखे बेसिकली दो फैक्टर्स अहम थे, एक डेल्टा यू लैटिस एंथैल्पी और एक डेल्टा एच वाई डी हाइड्रेशन एंथैल्पी। दूसरा हम लोग देख रहे थे गैस इन लिक्विड। इसमें हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा, हेनरीज लॉ, और वो लॉ क्या था? लॉ था कि जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू काई। यहाँ पर के एच का मतलब हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, पीए की बात करते हैं तो पीए मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और काईए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या हम लोगों ने इसके एप्लीकेशंस करे थे? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ बताए थे आप लोगों को क्या? नो, ओके। तो वी आर अबाउट टू डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ फिर से एक बार बता देता हूं क्या है। हेनरी है कहा साहब का लॉ क्या कहता है? हेनरी साहब का लॉ, हेनरी साहब का लॉ कहता है कि अगर एक पिस्टन लेंगे हम और इधर एक, सपोज करते हैं लिक्विड भर देते हैं, लिक्विड लेट इट बी येलो वाला हमारा लिक्विड है, और ब्लू वाला गैस है। जैसे ही तुम प्रेशर बढ़ाते हो, गैस के मोल्स लिक्विड के अंदर ज्यादा आते हैं, मतलब गैस लिक्विड में ज्यादा सॉल्यूबल हो जाती है, ज्यादा घुल जाती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है लिक्विड्स के अंदर। इसका उल्टा जब आप प्रेशर को खींचते हैं, ऊपर करते हैं, प्रेशर को कम कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है? ये जो सॉल्युबल गैसेस है वो बाहर आके निकलती, बाहर आती, घुले हुए में से बाहर निकलती। इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो आइए इसकी कुछ एप्लीकेशन और लिमिटेशन के बारे में बात करें। एप्लीकेशन मतलब कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है, लिमिटेशन मतलब कहां कहां इसका इस्तेमाल नहीं होता। एप्लीकेशन कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है? सबसे पहले हम लोगों ने ये उस दिन भी डिस्कस किया था, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले क्या करते हैं बेटा? कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले बॉटल को बहुत ज्यादा प्रेशर में सील करते हैं। शिवम, आर यू देयर बेटा? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ शिवम। शिवम, हमने अब तक एक बेसिक चीज बताई कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये करा। लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को बता दिया कि सॉलिड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन पढ़ना था, जिसमें अहम है हम लोगों का एक लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। फिर हमने गैस इन लिक्विड टाइप बताया, हेनरी लॉ बताया। हेनरी लॉ का फार्मूला हम लोगों ने आप लोगों को दिया, पीए इज इक्वल टू के एच इंटू काई ए। और नई चीज मैं अभी बताने लगा हूं बस, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन मतलब यूज कहां कहां।
कहां कहां हेनरी लॉ लगता है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछते हैं ना कहां लगता है हेनरी लॉ, मैं आंख मूंद के कहता हूं कोल्ड ड्रिंक वालों में लगता है। ये कोल्ड ड्रिंक वाले हेनरी लॉ का ही तो खा रहे हैं बैठ के। कैसे? ये लोग कोल्ड ड्रिंक को बहुत हाई प्रेशर पर सील करते हैं। हाई प्रेशर पर सील करने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगी। इसका मतलब जो गैस है CO2 गैस, वो लिक्विड में बहुत ज्यादा डिसॉल्व होगी। अब लिक्विड में बहुत ज्यादा जब गैस डिसॉल्व होगी, समझो मेरी बात को, जब लिक्विड में बहुत ज्यादा CO2 गैस डिसॉल्व होगी और जैसे मैं कोल्ड ड्रिंक को खोलूंगा तो अचानक से मैं प्रेशर को कम कर रहा हूँ, जैसे मैं प्रेशर को अचानक से कम कर रहा हूं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी कम होगी और अचानक से ही कम होगी। तो जो CO2 गैस घुल चुकी है लिक्विड के अंदर वो बाहर निकलेगी बहुत तेजी से, और वही फिज, झाग बनाती है, जिससे एक एक्साइटमेंट क्रिएट होता है कोल्ड ड्रिंक के टेस्ट। तो पहली एप्लीकेशन, पहला यूज हेनरी लॉ का कहां है? कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर seals their bottles under high pressure to maximize the solubility of CO2 gas in liquid। ठीक है, तो ये सबसे आसान है। अगर आपसे कोई यूज पूछता है कोल्ड ड्रिंक वाला, आप बताएंगे। ये कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर जानबूझकर वो टाइट प्रेशर पे सील करते हैं ताकि ज्यादा CO2 गैस उसके अंदर डिसॉल्व। पहली एप्लीकेशन। अगर मैं दूसरी एप्लीकेशन की बात करता हूँ, ये बड़ी गंभीर है, इसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा। दूसरी और तीसरी, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अर्थ के जिस लेवल पर हम रहते हैं, इस लेवल पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर एकदम ठीक ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए जितना होना चाहिए, इस सरफेस पर जितना प्रेशर होना चाहिए, दिस इज द सरफेस। ये हमारा अर्थ है और इसके सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम ठीक ठीक है, जितना हमारे शरीर को चाहिए, जितना हमारा शरीर झेल सकता है। अगर हम जितना सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाते हैं, मेरे वर्डिंग्स को ध्यान से सुनिएगा बेटा, जितना हम सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाते हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करते हैं, जितना प्रेशर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और जितना सेंटर से दूर जाते हैं प्रेशर घटता है। प्रेशर इंक्रीजेस, और जितना ऊपर जाते हैं प्रेशर डिक्रीजेस। ये बात याद रखना, यहां पर प्रेशर एकदम ठीक है सरफेस पर। अब तुम कहोगे सर इसका क्या यूज है, मतलब ये जानकारी जो आपने दी इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये जरा समझाइए हमें। बिल्कुल, अब हम लोग पहले समझा देते हैं फिर लिखवाएंगे। मान लो जो समुद्र होते हैं, आप जानते हैं समुद्र बहुत गहरे होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, कई कई समुद्र कई किलोमीटर गहरे होते हैं। तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना बेटा, स्कूबा डाइवर्स मतलब जानते हैं आप लोग, जो बहुत डीप डाइव लगाते हैं, एकदम अंदर तक जाते हैं। अभी आप लोगों ने सुना है, एक पनडुब्बी गई थी टाइटैनिक के खोज करने के लिए, टाइटन पनडुब्बी थी, सबमरीन थी, वो गई थी अंदर। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, समुद्र के नीचे जाते हैं और जाते हैं और जाते हैं सीबेड की तरफ, मतलब समुद्र की तल तक जाते हैं, तो प्रेशर बहुत बढ़ता है, क्योंकि वो अर्थ की सेंटर की तरफ हमारा मूवमेंट है। प्रेशर बढ़ता है गजब का। अच्छा, प्रेशर बढ़ता है तो हम जानते हैं हेनरी लॉ के अनुसार प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगी। अब हमारे शरीर की बात करते हैं। अगर हम शरीर की बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी एक लिक्विड है, सब जानते हैं वो लिक्विड कौन क्या है, ब्लड। और हमारे शरीर के अंदर कई सारी गैसेस हैं, जैसे O2 गैस है, CO2 गैस है, ये दोनों तो ब्लड के अंदर डिसॉल्व ही रहती है।
O2 गैस आती है और ब्लड के CO2 गैस एक्सहेल्ड बाहर निकल जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर कई गैस होती है, जैसे नाइट्रोजन गैस, एक अहम गैस की बात करता हूं, नाइट्रोजन गैस। तो जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जा रहे हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं, समुद्र के अंदर डीप जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, इन सब गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। इन सब गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, बट N2 गैस एक्स्ट्रा है जो ब्लड के अंदर घुलने लग जाता है। अब तुम कहोगे सर इससे क्या हुआ, N2 गैस अगर ब्लड में घुल गई देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा इससे सर? इससे कुछ नहीं होगा। तो आप कहोगे फिर क्या हुआ, है लॉजिक क्या था फिर बोलने का, कुछ नहीं हुआ तो? समझिए मेरी बात। अब जब हम ऊपर आते हैं पृथ्वी की सतह की तरफ, अर्थ के सरफेस की तरफ जब ऊपर आते हैं तो क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। नॉर्मल होने के लिए प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा N2 घुल गई थी अब वो ब्लड से बाहर आएगी। ब्लड से जब बाहर आती है कोई गैस, वैसा ही कुछ होता है जैसे कोल्ड ड्रिंक से CO2 गैस निकलती है तो क्या होता है, बबल्स, बबल्स बनते हैं। तो इससे बबल बनते हैं N2 के, हमारे ब्लड वेसल में N2 के बबल्स बन जाते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? बस बबल्स बन गए। इसीलिए बेटा आप लोगों को मैं बताऊं, जो स्कूबा डाइविंग करते हैं या डीप डाइव करते हैं उनको एक्सरसाइज सिखाई जाती है ऊपर आते वक्त। अब YouTube पे भी देखिएगा, ऊपर आते वक्त वो पैरों को धीरे धीरे करके ऊपर आते हैं, एकदम धीरे धीरे ऊपर आते हैं। धीरे धीरे ऊपर आना इज क्वाइट सिमिलर कि हम कोल्ड ड्रिंक को धीरे से खोलते हैं। कोल्ड ड्रिंक को धीरे से खोलने से क्या होता है, क्या डिफरेंस ऑब्जर्व कर पाते हैं आप बताइए? यस, फिश कम बनती है, गैस धीरे धीरे से निकलती है। उसी तरह से जब हम ऊपर आते हैं, स्कूबा डाइवर्स ऊपर आते हैं, धीरे धीरे से ऊपर आते हैं तो फिश कम बनती है, फिश कम बनती है, बबल्स कम बनते हैं N2 के। ठीक है, पर बबल्स बनेंगे जरूर। ऐसा हो सकता है कि कोल्ड ड्रिंक खोल दी हमने बिना किसी फिजिंग के, ना, इट इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह से बबल बनते जरूर है। नाउ द पॉइंट इज, सर ये N2 गैस के बबल्स हमको क्या नुकसान पहुंचाते हैं, इस पे जरा समझाइए। इससे एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है बेंड्स। तुम अभी समझ जाओगे क्यों। अब वो इंसान ऊपर आ गया, उसके शरीर में बबल्स हैं, ब्लड के अंदर बबल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब आपको मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ ध्यान आपका ले जाना चाहता हूं। कहां? आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या नारियल पानी पीते हैं और पाइप में से कोल्ड ड्रिंक या नारियल पानी आना बंद हो जाता है। कभी आपने ऑब्जर्व करा है? कोल्ड ड्रिंक रहती है, नारियल पानी रहता है, फिर भी वो बंद हो जाता है क्योंकि वो पाइप पिचक जाती है। आपने कभी ऑब्जर्व करा है? वो पाइप मुड़ जाती है, होता है ना, वो फिर पाइप को ठीक करना पड़ता है। आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व करा हो यार, मेरे साथ तो कई बार होता है, तो आप लोगों के साथ भी होता है कई बार। वो पाइप बीच में ना पिचक जाती है, फिर उसको ठीक करना पड़ता है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर पिचक जाती है, फिर ठीक करना पड़ता है। अब मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, वो तब होता है ज्यादातर, आप मैकडी में जाएंगे ना, कभी नहीं होगा मैकडी की कोल्ड ड्रिंक में। क्यों? क्योंकि मैकडी की जो स्ट्रॉ होती है वो बहुत थिक होती है, मोटी होती है। और ये जो लोकल होते हैं वेंडर्स, ज्यादातर नारियल पानी देते हैं, एकदम पतली स्ट्रॉ, देखिए इनकी कितनी पतली सी होती है। ये पतली स्ट्रॉ जल्दी से मुड़ जाती है। अब ये मुड़ती क्यों है, इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्योंकि जब आप नारियल पानी या कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं तो कई बार आपके स्ट्रॉ का जो बॉटम है वो एकदम इसके बॉटम से टच हो जाता है, इसके बॉटम से टच हो जाता है। बॉटम से टच हो जाने से क्या हुआ, अब कोल्ड ड्रिंक आ नहीं रही, कोल्ड ड्रिंक आ नहीं रही और फिर भी आप सक कर रहे हैं, तो बीच में अगर कोई बबल आया होगा, कोल्ड ड्रिंक की पाइप में कोई अगर बबल होगा, कोल्ड ड्रिंक का बबल होता ही है, नारियल पानी में भी बबल आ जाता है। नारियल पानी में बबल नहीं आता, जब हम उसे पीते हैं तो बबल आता है, एयर घुस जाती है। तो जहां पर वो एयर होती है वहां पर एक मोमेंटरली वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप खींच रहे हैं और वो पाइप का नीचे वाला सरफेस पर टच हो गया और कोल्ड ड्रिंक आ नहीं रही, तो जहां पर बबल होता है वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वहां पर वैक्यूम क्रिएट होने से एकदम सख्त चिपक जाती है वो पाइप।
फिर आप उसे ठीक कर लेते हैं, फिर ठीक से हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक वापस आ जाती है, नारियल पानी वापस आ जाता है। अब आप कहेंगे सर इसका क्या लॉजिक है इस चीज से? यस, इसका बहुत ज्यादा लॉजिक है। अब क्या होता है, वो इंसान जिसके ब्लड में, ब्लड वेसल्स में नाइट्रोजन के बबल्स बन गए, वो ऊपर आया और मान लो उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से मान लो कहीं पे भी ये ब्लड वेसल है, कहीं पर भी वो बबल है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, जैसे हम लोग तेजी से खींचते हैं तो ऐसा ही तेजी से ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वहां पर एक मोमेंटली वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जहां पर बबल था, और वहां से पाइप बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, पाइप वहां से मुड़ जाएगी, ऐसे करके मुड़ जाएगी ऐसे करके। और हम आप लोगों को एक चीज बताओ, जितनी पाइप पतली क्वालिटी की लोगे उतने मुड़ने के ज्यादा, पिचकने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और अब आप समझ लो हमारे ब्लड वेसल्स तो कितने पतली मेम्ब्रेन से बने होते हैं, तो इसका मतलब उसके पिचकने के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं। अब तुम कहोगे सर क्या हो गया, ये तो ब्लॉकेज हो गया, पाइप रुक गया, ब्लड कैसे जाएगा? पर हमारा शरीर गजब का फीडबैक मैकेनिज्म से चलता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, रुकता नहीं है हमारा शरीर। हमारा शरीर ब्लड, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो तेज है ही, उसको फाड़ देता है। मैंने अभी भी बताया कि बहुत ज्यादा थिक नहीं होती है वेसल्स, पतली पतली होती है, थिन वेसल्स होती है, या फिर हम कह सकते हैं वहीं पर ज्यादा आकर होती है जहां पर वेसल ज्यादा थिन होती है, तो फाड़ देता है। अच्छा, ये फट जाता है तो क्या होता है भाई साहब, ये फट जाएगा तो वहां पर एक लीकेज हो जाती है, लीकेज, लीकेज हो जाती है। ब्लड तो बह रहा है बट लीकेज हो गई, ब्लड इधर उधर भी बह जाता है। पर अभी भी शरीर देखो कितना कोऑपरेटिव है तुम्हारा भाई साहब, कितना गजब का बना हुआ है। हमारे ब्लड के अंदर एक आइटम है जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, वो प्लेटलेट्स किसी तरह से थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रोनोजिन, फाइब्रिन करके एक सीरीज ऑफ केमिकल्स बनाकर लेयर बना देते हैं, जिसे हम आम भाषा में पपड़ी कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या बना देती है, जब आप लोगों का कहीं बाहर चोट लग जाती है, आप खुजली करते हैं, इचिंग करते हैं, बहुत इचिंग करते हैं तो खून निकल जाता है, फिर आप 2 मिनट छोड़ दो उसके ऊपर तो पपड़ी बन जाती है। तो पपड़ी, पपड़ी क्या है, फाइब्रिन है, जो किसने बनाई है, प्लेटलेट्स ने बनाई है। तो इसी तरह से हमारे शरीर के ऊपर उसमें एक रिपेयर हो जाता है, रिपेयर हो जाता है, ये प्लेटलेट्स रिपेयर कर देते हैं, जहां पे फटती है वो उसको रिपेयरिंग। अब अब ध्यान से सुनो, रिपेयरिंग भी हो गई है भैया, सब कुछ बढ़िया हो गया। ये पपड़ी, पपड़ी है दरअसल, ये रिपेयर वॉल जो है, दीवार, ये पपड़ी है, सूखी हुई पपड़ी। अभी भी शरीर को कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कितना ज्यादा बढ़िया शरीर है आप लोगों का भाई साहब, हम लोगों का भगवान ने बनाया, ऊपर वाले ने, इसकी कदर करो। अब मान लो ये ब्लड बह रहा है और कभी ये सूखी हुई पपड़ी की दीवार, जैसे हमारी दीवार से आप लोगों ने देखा है ना, जहां पर सीलन आ जाती है वहां से पपड़ी खुल के निकल जाती है, देखा आप लोगों ने ये चीज? अरे घरों में, दुकानों में सीलन तो देखी होगी, जो सीलन देखी है, सीलन से वो पपड़ी निकल जाती है। यस, ऐसे ही इस दीवार से भी, इस टेम्परेरी दीवार जो बनाई गई है हमारे शरीर के द्वारा, इसमें से भी पपड़ी खुल के निकल जाती है। ये सूखी पपड़ी, ये सूखी पपड़ी अब घूम रही है ब्लड वेसल के अंदर। अब सारा काम खराब ये सूखी पपड़ी करती है, क्यों? अब ये सूखी पपड़ी घूमते घूमते हार्ट में घुस गई अगर, आप जानते हैं हार्ट के जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं, वाल्व्स मतलब जहां से हार्ट खून पंप करता है, वहां पर अगर ये सूखी पपड़ी अटक गई भाई साहब, फिर काम सारा 35 हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग, पुराने लोग इस बात को जानते होंगे कि कभी किसी ने देखा हो कूलर का पंप कई बार काम करना बंद हो जाता है, तो उसमें घास फूस चली जाती है, तो घास फूस हटानी पड़ती है क्योंकि कूलर का पानी पंप ब्लॉक हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये अटक गया और हार्ट काम करना बंद कर दिया, इससे बहुत सीवियर प्रॉब्लम आ जाती है। इसको बेंड्स तरह की बीमारी कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा, मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाना चाहिए। इसको हमने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। इसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आजकल जो मॉडर्न डाइविंग अपैरेटस है, मॉडर्न डाइविंग अपैरेटस मतलब जो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं हम लोग, पीछे कंधे में लगा के चलते हैं, नीचे डूबने चलते हैं, तो उसमें हम लोग हीलियम गैस भर देते हैं। ये हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन गैस से,
और वो नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व होने से बचाती है, नाइट्रोजन के बबल्स होने से बचाती है, क्योंकि वो खुद किसी तरह के बबल क्रिएट नहीं करती। तो हीलियम गैस का भरना मॉडर्न डाइविंग अपैरेटस में एक तरह का हमारे लिए आशीर्वाद है, जिससे हम इस तरह की बेंड बीमारी से बच सकते हैं। क्या आपको ये इस बात समझ में आ गई? बताइए। ईशा, नव्या, नव्या डन है? निलय, प्रणव, शिवम, शिवम, चल, तो हम क्या लिखेंगे इधर? When scuba divers dive deep, when scuba divers dive deep due to increased pressure, solubility of gases in blood increases, and when the diver approaches the surface, pressure decreases, and thus the soluble gases rushes outwards, बाहर की तरफ निकलती है। जो गैस घुल जाती है बाहर की तरफ निकलती है, rushes outwards quickly and forms N2 bubbles, which leads to a medical injury called bends. It is very important my dear, इसको बहुत ध्यान से देख लेना। अब इसका उल्टा, नहीं पहले इसका बचाव भी तो कर लेते हैं। In order to prevent bends in scuba divers, the modern diving apparatus is filled with helium gas. ठीक है, हीलियम गैस से भरते हैं। ये हीलियम गैस ज्यादा सॉल्युबल होती है और बेंड्स नहीं होती। ठीक है, अब इसका उल्टा, उल्टा मतलब क्या? जब हम ऊपर जाएंगे, अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड डिक्रीज होगा। तुम कहोगे सर बहुत अच्छी बात है, नाइट्रोजन बबल नहीं बनेंगे, फिर बढ़िया है, कोई बेंड बीमारी नहीं होगी। पर यार नाइट्रोजन बबल नहीं बनेंगे, दूसरी गैस ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगी, O2 भी तो डिसॉल्व नहीं होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं कह रहा हूं जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं, हाइट्स पे जाते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो प्रेशर कम हो रहा है। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो ऑक्सीजन गैस की भी तो सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर कम होगी, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। If at higher altitude pressure decreases, then the solubility of other gas in blood decreases. आपको भी बहुत अच्छी बात है, अदर गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, भैया कोई बैंड बैंड की झमेला नहीं होगा। बट द पॉइंट इज ऑक्सीजन गैस भी तो कम सॉल्युबल होगी, और अगर ऑक्सीजन गैस कम सॉल्युबल होगी भैया, तुम्हें रेस्पिरेशन कैसे होगा? तुम्हारे खाने का ऑक्सीडेशन कैसे होगा?
तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सप्लाई इनएडिक्वेट मिलेगी। इससे एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं एनॉक्सिया। अब क्या होता है बच्चों इस एनॉक्सिया में, एनॉक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इंसान को ऑक्सीजन का मास्क पहनाया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है, उल्टी आने लगती है इंसानों को, नोजिया, नाक से खून आने लगता है, वॉमिटिंग आने लगता है, डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं, वो सब चीजें जिसकी ऑक्सीजन की जिसकी कमी के कारण होता है। इवन आप लोगों ने देखा होगा कि वैष्णो देवी गए हो आप लोग, वैष्णो देवी की चढ़ाई पर भी ऊपर जाकर कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ऊपर जाते हुए प्रेशर डिक्रीज करता है। अमरनाथ वगैरह की कैलाश की यात्रा से पहले आप लोगों का पूरा मेडिकल चेकअप होता है कि आप इतना प्रेशर विथस्टैंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑल्टीट्यूड पे जाकर प्रेशर डिक्रीज होता है। इस बीमारी को एनॉक्सिया कहते हैं और ये भी डायरेक्टली लिंक है, हेनरी लॉ का ही एक तरह का एप्लीकेशन है। हेनरी लॉ यहाँ सीधा सीधा लगता हुआ हमें लग रहा है। तीसरा, at higher altitudes, at higher altitudes pressure decreases, due to which the solubility of O2 gas in blood also decreases. Due to which the solubility of O2 gas in blood also decreases. It leads to a medical injury called anoxia. Anoxia, इससे anoxia हो जाता है. It has symptoms like, it has symptoms like, इसके क्या symptoms है? It has symptoms like जैसे dizziness, नींद आना, nausea, vomiting. In order to prevent the symptoms of anoxia, oxygen mask is used. ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, मतलब तीन मेजर जगह, मैंने ये तीन मेजर जगह बताई है जहां पर हेनरी लॉ डायरेक्ट लग रहा है. हेनरी लॉ का मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्ट यूज में आ रही है, कोल्ड ड्रिंक वाले में, स्कूबा डाइवर्स में, और ऑल्टीट्यूड्स पे चढ़ने वालों पर, माउंटेनियर्स के लिए हायर ऑल्टीट्यूड पे जाने के लिए. अब हम बताएंगे लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ. ये बहुत अहम बात है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. लिमिटेशन का मतलब होता है कमी. पेपर में लिखा आता है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ बताइए. अब बच्चा इतना अभ्यस्त है, सीधे जाकर एप्लीकेशन लिखाता है, मतलब वो एप्लीकेशन इतनी अच्छी तरह से रट के जाता है, वो सीधे एप्लीकेशन चिपका देता है. वो देखता ही नहीं है क्वेश्चन में पूछ के रहा है, भैया एप्लीकेशन तो पूछ ही नहीं रहा, वो तो लिमिटेशन पूछ रहा है. पिछले 10 सालों में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा 3 बार एप्लीकेशन आ चुकी है हेनरी लॉ की और 1 बार लिमिटेशन आया है हेनरी लॉ पिछले 10 साल. तो भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया फिर लिमिटेशन भी. मैं तो कहूंगा इस बार लिमिटेशन आएगा, बल्कि एप्लीकेशन नहीं आएगा, क्योंकि वो सीबीएसई अच्छी तरह से जानता है. जैसे वो हेनरी लॉ लिखता है बच्चा, वो तीनों लिमिटेशन एप्लीकेशन चिपका देता है. भैया लिमिटेशन का मतलब कहां हेनरी लॉ नहीं लगेगा, एप्लीकेशन का मतलब कहां हेनरी लॉ लगेगा. देयर इज अ बिग डिफरेंस, समझिए. कहां हेनरी लॉ नहीं लगेगा ये हमें बताना है.
कहाँ हेनरी लॉ नहीं लगेगा? पहला हेनरी लॉ नहीं लगेगा अगर आपका गैस लिक्विड के साथ रिएक्ट कर जाए, काम ही खराब हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए लिक्विड है ए, सॉरी लिक्विड है बी और गैस है ए। आपने प्रेशर बढ़ाया, गैस अंदर घुस गई, लिक्विड के अंदर घुस गई, ठीक है। पर अगर मान लो गैस रिएक्टिव है बी के साथ, मतलब ए ए बी के साथ सी बना डाली, मतलब अब इधर सी है। अब तुम क्या कर रहे हो, जब प्रेशर को कम करोगे तो ए वापस नहीं निकल पाएगी। समझो मेरी बात, समझे? मान लीजिए लिक्विड है बी, ये गैस है ए, प्रेशर बढ़ाया, ए अंदर चली गई, ए सॉल्युबल होने लग गई, पर ए बी के साथ रिएक्ट कर कर सी बना डाली, तो यहां सी बन गया। अब तुमने प्रेशर को ऊपर किया, कम करने की कोशिश करी, और आप सोच रहे हैं प्रेशर कम करेंगे तो हेनरी लॉ के अनुसार जो गैस घुल गई है वो वापस निकलेगी, रशेस आउटवर्ड। पर भाई साहब वापस कैसे आएगी? वो तो सी बन चुकी है, कुछ और ही बन गया, अब नहीं आ सकता वापस। भाई कल को तुम कह दो सर चाय में से मेरी दूध अलग निकाल दो, मैंने कहा क्या बातें कर रहा है यार, क्या बकवास बात कर रहा है, तो रिएक्ट कर चुकी, रिएक्शन हो चुकी है, आप वापस नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हेनरी लॉ कहां नहीं लगेगा? अगर आपकी गैस लिक्विड के साथ रिएक्ट कर गई तो हेनरी लॉ नहीं लगेगा भाई। सुन लो मेरी बात। दूसरी हेनरी लॉ कहां नहीं लगेगा? दूसरी जगह, दूसरी जगह हेनरी लॉ नहीं लगेगा जब टेम्परेचर हाई होगा, ज्यादा होगा टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस है मान लो ए और ये है लिक्विड बी, तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आप सभी को पता है बी के वेपर्स बनेंगे, बी लिक्विड, जो भी लिक्विड होगा ना वो वेपर बनाने लग जाएगी। वेपर, गैस अब लिक्विड डिसॉल्व नहीं होगी नीचे, गैस डिसॉल्व नहीं हो सकती, ए नीचे नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि तुम उसे हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, गर्म करने से लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होता है, गैस लिक्विड में नहीं आ सकती। नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होता है, लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर से तुम कितना ही प्रेशर लगाओ लिक्विड का प्रेशर ही ज्यादा है, ए अंदर नहीं जाएगी बल्कि वी के वेपर्स बनने लग जाएंगे, हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता। इसीलिए मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, अगर मैं आप लोगों को पूछता हूँ एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक लाइफ मतलब मछलियां वगैरह ज्यादा रिलैक्स कहाँ पे रहती है, एक्वाटिक लाइफ ज्यादा अच्छी कहाँ होती है? हॉट वाटर में या कोल्ड वाटर में? क्या आंसर होगा आप लोगों का? हाँ जी, बाकी कोल्ड वाटर में, बिल्कुल सही जवाब। क्यों कोल्ड वाटर में? क्योंकि पानी अगर गर्म होगा तो उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम होगा, उसमें ऑक्सीजन गैस कम घुलेगी, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी, मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा और उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। इसीलिए एक्वाटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर मतलब टेम्परेचर कम रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो पहले कहां काम नहीं करता हेनरी लॉ? It does not work if the, yes, gas is reactive towards liquid। और दूसरा, it does not work at higher temperatures as solubility of gas in liquid is inversely proportional to temperature।
ठीक है। नोट, नोट क्या है? दस, इसीलिए दस, इसीलिए aquatic life is more comfortable in cold water as in hot water. The amount of dissolved O2 is less, कम होगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए और अच्छी तरह से देख लीजिए आप। हाँ जी बिल्कुल, आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। 2 मिनट दे रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, फिर मैं एक आधा न्यूमेरिकल कराऊंगा इसका। शिवम, कहाँ चला गया था भाई? बीच में मैं तुझे बुला रहा था, तेरी तू आवाज ही नहीं दे रहा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे भी रिकॉर्ड कर रखा है। इसको ध्यान से पढ़ लो बेटा। मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देने वाला हूँ अब, जो आप लोग करेंगे। हाँ जी बेटा बताइए, क्या कह रहे हो? एक और बार बोलो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डन। अब एक और नोट लिखवा रहा हूँ, क्या यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? हेनरी लॉ कांस्टेंट याद करो, किससे दर्शाया जाता है? के एच। तो वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ अ गैस, अगर आपसे पूछे किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, के एच किस किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ के एच, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, पहला नेचर ऑफ गैस, हर गैस के लिए अलग होता है। हर गैस के लिए के एच की वैल्यू अलग है, CO2 के लिए, O2 के लिए, हीलियम के लिए, सबके लिए अलग। दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब ऑक्सीजन वाटर में अलग होगा, ऑक्सीजन इथेनॉल में अलग होगा। आप समझ रहे हैं? उसमें भी चेंज होगा। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब सॉल्वेंट, मतलब O2 इन वाटर इज डिफरेंट देन O2 इन इथेनॉल। गैस पे भी डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे भी, मतलब गैस पे भी, लिक्विड पे भी, ए गैस, बी सॉल्वेंट, दोनों पे। और तीसरा टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों पे चेंज होता है, दोनों से। अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं, तो यहां पर अगर मैं बनाता हूं सॉल्युबिलिटी, यहां लिखता हूं प्रेशर, तो अलग अलग गैस का अलग अलग ग्राफ बनता है। अलग अलग गैस का अलग अलग ग्राफ बनता है। जैसे मान लीजिए O2 गैस का ऐसा ग्राफ बन रहा है, नियॉन नाइट्रोजन गैस का ऐसे बनता है,
हीलियम गैस का ऐसे बनता है। तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो गैस की सॉल्युबिलिटी घट रही है, मतलब कम प्रेशर पर, इस प्रेशर पर ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर नाइट्रोजन गैस की है, फिर हीलियम गैस की। ये तीनों गैस ही क्यों बताए हमने, बताओ? क्योंकि वो स्कूबा डाइवर वाली बात थी ना भाई, उसमें ये तीनों गैस ही थे, तो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर। एक क्वेश्चन मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था, कह रहा है द वैल्यू ऑफ KH of CO2 at 293 Kelvin is 1.6 into 10 की पावर 3 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि ये एटमॉस्फेयर ATM से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट पार्शियल प्रेशर the solubility of gas is 2 into 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। अगर आप देखें तो ये आपका KH है, ये नहीं पता लग रहा है, मैं आपको बताता हूं भाई, यूनिट देख के तो पता कर लो मोल पर लीटर क्या होता है। मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यह काम करो, मैं इजी कर देता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं, छोटा थोड़ा सा इजी और कर दिया। इफ द मोल फ्रैक्शन, इजी कर दिया फिलहाल के लिए। तो मोल फ्रैक्शन इतना आ गया, तो फार्मूला क्या है? PA इज इक्वल्स टू KH काई। PA कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10 की पावर 3। KH, ओ सॉरी, प्रेशर कितना दिया हुआ है? प्रेशर दिया हुआ है ये, निकालना है। व्हाट पार्शियल प्रेशर, ये तो निकालना है, पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। पार्शियल प्रेशर KH कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है KH 1.6 इंटू 10 की पावर 3। मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? इतना। कुछ नहीं करना है, बच्चों वाला सब। 16 दूनी 32 इंटू 10 की पावर -2, 0.032, नहीं 0.32 ATM में आंसर आएगा, क्योंकि KH की यूनिट किस में थी? ATM। दुनिया का सबसे आसान सवाल, देख लीजिए, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आने वाले नहीं है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्या कह रहे बेटा? 3.2 आएगा?
3.2, हाँ 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 हाँ, 3 पॉइंट, ठीक, गुड। अब एक क्वेश्चन, पहले एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को। हाउ मच ऑफ O2 is dissolved in 100 ml at 298 Kelvin when the partial pressure is 0.5 atm and kh is equals to 1.4 into 10 की power minus 3 mole liter inverse atm inverse at 298 Kelvin। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं आप लोगों के। यस, इन व्हाट, ये क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ये आप लोग करेंगे। करिए जरा ध्यान से।